Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 5th of November 2021. तो गाइज आज है तारीख 5 नवंबर 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। देखो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वो आप चैनल का नाम यहाँ पर देख सकते हो। एक का नाम है दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर 80,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। दूसरा चैनल का नाम है दीपक यादव एजुकेशन, ब्रैकेट में नोट्स लिखा है, यहाँ पर भी 30,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो इन्हीं दोनों चैनल्स को आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फेक चैनल्स भी हैं, तो मेक श्योर करना वहाँ पर आप लोग ना जाओ। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड मैप में, इसके आसपास कौन कौन से एरियाज है अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। अब बेसिकली मैं आप लोग को बता दूं, ये जो न्यूज़पेपर है ये है 4 नवंबर का, 4 नवंबर का न्यूज़पेपर है, मतलब कल के दिन यहाँ पर ये न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था और कल दिवाली थी। कल हमने यहाँ पर न्यूज़पेपर का डिस्कशन नहीं किया था, कल आपने अच्छे से एंजॉय किया। नाउ आज हम लोग फ्री हो चुके हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा तो आज का न्यूज़पेपर कहाँ है, तो देखो आज न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है। द हिंदू की साइट से ये कल ही गाइडलाइंस आ चुकी थी कि 5 नवंबर को न्यूज़पेपर नहीं आएगा, तो आज कोई न्यूज़पेपर नहीं है, तो इस वजह से कल वाले न्यूज़पेपर का आज हम डिस्कशन करेंगे। देखो बहुत सारे वीडियोस कल ऑलरेडी अपलोड हुए थे, लेकिन वहाँ पर मैंने भी देखा है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस हुआ नहीं है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो रह गए। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग जितनी भी आर्टिकल बनेंगे खासकर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनका डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए एक और है, वो ये है कि आज का डेली करंट अफेयर वाले वीडियो को मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे हम आगे वाले वीडियो में, मतलब जो कल वाला वीडियो होगा डेली करंट अफेयर का या परसों वाला होगा, उनमें मैं आपके सारे करंट अफेयर्स इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना, करंट अफेयर आपका कोई नहीं छूटेगा, जितने भी हमारे करंट अफेयर कल वाले रह जाएंगे वो सब कवर कर दिए जाएंगे। हुआ क्या है ना, दिवाली वाले दिन ज़्यादा करंट अफेयर बने भी नहीं है, तो यहाँ पर उसकी वजह से ज़्यादा करंट अफेयर्स आए भी नहीं है, ज़्यादा इशूज़ भी नहीं है, तो उसकी टेंशन मत लेना। जो आगे के वीडियोस होंगे वहाँ पर आपके वो करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। नाउ अब यहाँ पर फेस्टिवल हो चुका है ख़त्म, अभी भी यहाँ पर 1-2 दिन हमारे रेगुलरली फेस्टिवल हैं। अब आपको थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ मुड़ जाना है, ठीक है, वापस से आ जाओ पढ़ाई की तरफ और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, परसों बहुत ज़्यादा चर्चा में था कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं उनमें से जो एक्साइज ड्यूटी होती है, खासकर बात करें तो जो टैक्स होता है उसको कट डाउन किया गया है। 5% पेट्रोल पर कट डाउन किया गया और 10% डीजल पर कट डाउन किया गया है। ये यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी, ये आप देख पाओगे इस पिक्चर में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी। जब भी पेट्रोल होता है या फिर जो डीजल होता है, इसके अंदर बहुत सारे प्राइसेस को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। जो इसका बेस प्राइस है वो कितना है, बेस प्राइस है 47, मतलब पेट्रोल का आज के टाइम पर जो बेस प्राइस चल रहा है वो 47 है, डीजल का 49, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर एक कॉमन सा प्राइस होता है। इंटरनेशनल लेवल पर मतलब क्या है, दुनिया भर में जो प्राइस होता है, जहाँ से हम लोग ओपेक कंट्री से पेट्रोल निकाल कर ला रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में एक ही प्राइस होता है। लेकिन उसको जब हम इंडिया में लेकर आते हैं तो उस पर इतने सारे चार्जेस, ड्यूटीज़ और ही बहुत सारे टैक्सेस लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो जाता है। अगर हम बात करें तो लगभग पेट्रोल आज के टाइम पर इंटरनेशनल प्राइसेस में 38 रुपीज़ पर लीटर मिलेगा, मतलब जो इंटरनेशनल प्राइसेस के अंदर पेट्रोल है वो काफ़ी सस्ता मिलता है। लेकिन कंट्रीज़ क्या करती हैं, जब अपने कंट्री में उसको लेकर आएंगी तो उसमें बहुत सारा चार्जेस वगैरह देती हैं। ऐसे ही भारत करता है, भारत को बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ड्यूटीज़ पे करने पड़ते हैं, प्लस यहाँ पर सरकार टैक्स लगाती है। एक्साइज ड्यूटी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और जो वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, जो राज्य सरकार होती है। तो ये सारे टैक्सेस लगाने के बाद क्या होता है, ये पेट्रोल या फिर डीजल इतना ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, इतना ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो बेस प्राइस इसका कितना है, वो है 47.28 और डीजल का है 49.36।
इसमें जो फ्राइट चार्जेस लगते हैं लाने जाने के, वो उसमें पेट्रोल में 0.3 लग जाता है, डीजल में 0.28%। एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं। एक्साइज ड्यूटी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, केंद्र सरकार लगाती है। अब इस एक्साइज ड्यूटी के अंदर पहले यहाँ पर ये 32.9 लग रही थी, अब इसको इसमें से 5 माइनस कर दो। अब यहाँ पर पहले ये डीजल के ऊपर 31.8 लग रही थी, इसमें से 10 माइनस कर दो। डीजल पे ज़्यादा घटाया गया है। अब आप पूछोगे इसके पीछे का कारण क्या है। डीजल पे इसलिए घटाया गया ज़्यादा क्योंकि अभी यहाँ पर ठंडियाँ आ रही हैं और रबी क्रॉप्स की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, रबी क्रॉप्स जो है वो उगाए जाएंगे, तो किसानों को ज़्यादा ट्रक वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी सामान को इधर से उधर ले जाने में। तो इससे क्या होगा, तो यहाँ पर अगर डीजल है, डीजल के प्राइसेस अगर थोड़े से कम हो जाएंगे तो इससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डीलर रेट लगता है इसमें। डीलर रेट में पेट्रोल के ऊपर 3.9, डीजल पे 2.61। वैट लगता है। वैट कौन लगाती है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, जिसको हम लोग वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं। हर स्टेट का अलग अलग वैट होता है। इसकी वजह से किसी राज्य में पेट्रोल के प्राइसेस अलग हैं, किसी राज्य में पेट्रोल के प्राइसेस अलग हैं, ये आप लोग देख पाते होंगे। उसके बाद रिटेल प्राइसेस होता है। तो ये सब मिलने के बाद यहाँ पर पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा होता है, इसके बारे में ध्यान रखना है। ये आपको पेट्रोल की प्रोसेसिंग समझ में आई है। अब यहाँ पर पेट्रोल का जो प्राइस वो थोड़ा सा घट जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो थोड़ी सी कम की गई है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, प्लस उसके बाद यहाँ पर अभी डीजल के ऊपर ज़्यादा पैसा क्यों घटाया गया है वो भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि रबी क्रॉप्स का ये समय आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद जो अगला आर्टिकल वो बात करता है, जो कोवैक्सीन है उसको WHO ने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। एक तरीके से इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल मिल चुका है। अभी तक कोवैक्सीन को ये अप्रूवल नहीं मिला था। भारत के अंदर 2 ही 3 वैक्सीन है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक है कोवैक्सीन, दूसरी है कोविशील्ड और तीसरी है स्पुतनिक 5। ये आप लोगों को मालूम होगा इसके बारे में। अब क्या है कि देखो, कोवैक्सीन को यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिला था। कोवैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिसको भारत ने इंडिजीनियसली बनाया है, मतलब कि हमने खुद अपने कंट्री के अंदर इसको डेवलप किया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी जो अगर हम बात करें कोविशील्ड की भी, तो कोविशील्ड को हमने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाया है, लेकिन कोवैक्सीन को भारत ने खुद बनाया है। ध्यान रखना, कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है, ICMR के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप करके बनाया है। तो इसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिल रहा था। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो रेगुलरली रिपोर्ट्स मांग रहा था कि हम लोग को बार बार रिपोर्ट सेंड करते रहो, तो बार बार हमने रिपोर्ट सेंड करी है। उसके बाद फाइनली अब ये अप्रूवल मिला है। अब इस अप्रूवल मिलने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब जिन भी भारतीय लोगों को ये कोवैक्सीन लगी होगी वो सब इंटरनेशनली कहीं पर भी जा सकते हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर अब जो ये वाली वैक्सीन है इसको हम लोग दूसरी कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज़ को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये अप्रूवल मिल चुका है। तो WHO के थ्रू से तरफ से ये काम किया गया है, इसके बारे में ध्यान रखना है। प्लस उसके बाद कोवैक्सीन की एफिकेसी के बारे में बताया गया, ये कितनी ज़्यादा बेहतरीन है। तो इसका जो एफिकेसी रिजल्ट है ये पब्लिश किया गया था जुलाई में। तब बताया गया था कि जो लगभग आप कह सकते हो कि कोविड-19 को टैकल करने में 93% तक ये जो वैक्सीन है काफ़ी हद तक इफेक्टिव है, ऐसा यहाँ पर बताया गया था। तो अपने आप में ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर कोवैक्सीन को एक अप्रूवल मिल चुका है, तो अब इसकी ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगी, ज़्यादा चर्चा होने वाली है दुनिया भर में, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो एक छोटा सा आर्टिकल था। ये जो कोवैक्सीन शॉट्स है ना, ये हम लोगों ने पहले भी भेजे हैं दूसरी कंट्रीज़ को। म्यांमार को हमने कुछ शॉट्स भेजे थे, पैराग्वे को भेजे थे, जिम्बाब्वे को भेजे थे, ठीक है, एज अ ग्रांट इन लोगों को हम लोगों ने दिया था। उसके बाद यहाँ इनके अलावा मॉरिशस और ईरान के अंदर भी यहाँ पर हमने एक कोवैक्सीन के शॉट दिए थे, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर रिलीफ मिल चुका है। अब यहाँ पर जिन लोगों को कोवैक्सीन लगा है वो सब भी बाहर इंटरनेशनली कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन एक तीसरा आर्टिकल है इसी पेज पर, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है GS पेपर 2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। जो ये वाला आर्टिकल है ये भी GS पेपर 2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से था, जो भी हमने पहले डिस्कस किया था। उससे पहले जो पेट्रोल वाला आर्टिकल डिस्कस किया था वो GS पेपर 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब जो यहाँ पर थर्ड वाला आर्टिकल है वो बात करता है कि जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने अपनी बहुत सारी टीम भेज दी है बहुत सारे राज्यों के अंदर, क्योंकि उन राज्यों के अंदर डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आज के टाइम पर डेंगू के केसेस वापस से बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो चुके हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर यह टीम भेजी गई है। क्योंकि डेंगू अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो कि पहले तो काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हुआ था, लेकिन अब देख पाओगे वापस से तेज़ी से बढ़ रहा है। और रिसेंटली हमने एक आर्टिकल कवर किया था कि भारत में पहली डेथ भी हो चुकी है डेंगू की वजह से, कहां पर? दिल्ली के अंदर। अब यहां पर और ही बहुत सारी रिपोर्ट्स इसके ऊपर आ रही हैं। तो आज के टाइम पर कौन कौन से जो राज्य हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि सफ़र कर रही हैं डेंगू से, वो है हरियाणा, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। ये सारे एरियाज हैं जहां पर डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी टीम भेजी,
जो हमारा सेंटर है उन्होंने अपनी टीम भेजी है ताकि यहाँ पर इनके साथ कोऑपरेट करके हम लोग काम कर सके। आज के टाइम पर जो केसेस हैं वो 1,16,000 को क्रॉस कर चुके हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा नंबर देखने को मिलेगा। ओके, नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि देखो हमारे एग्जाम में डेंगू के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली बन सकते हैं। तो डेंगू के बारे में आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि हमारे न्यूज़पेपर की खास बात यह है कि मैं आप लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सारी प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो आर्टिकल ये आपका जीएस पेपर 2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। डेंगू क्या है, बेसिकली एक मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज़ है, मतलब कि मच्छर से होने वाली एक ये बीमारी है। और यहाँ पर आप कह सकते हो जो डेंगू है ये कौन से मच्छर से होता है, इसका नाम ध्यान रखना है। तो उस मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी, ठीक है, एडिस इजिप्टी उसका नाम है, इसकी वजह से डेंगू फैलता है। प्लस इसी मच्छर की वजह से डेंगू के अलावा चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका इन्फेक्शन भी फैलता हुआ नजर आता है। डेंगू के अंदर अपने आप में खुद की 4 कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, डेंगू 1, 2, 3, 4 करके अपने आप में सारी खतरनाक हैं। लक्षण क्या है इसके, तो लक्षण में हम लोग देखते हैं सबसे पहले काफ़ी तेज़ी से बुखार आना, ठीक है, बहुत तेज़ी से सर में दर्द होना या फिर आंखों में दर्द होना, बोन में दर्द होना, मसल पेन होना। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये लक्षण देखने को मिलते हैं डेंगू के। अब डेंगू को डायग्नोस कैसे किया जाता है, मान लो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को डेंगू है तो पता कैसे चलेगा, उसका ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा, देन उसके बाद हम लोगों के पास एक रिपोर्ट निकल कर आती है, ये आपको ध्यान रखना है। डेंगू का स्टेटस आज के टाइम पर क्या है, तो दुनिया भर में डेंगू के केसेस बहुत सारे निकलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेशन लगाया है कि लगभग 39 करोड़ डेंगू के केसेस हर साल निकलते हुए नजर आते हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 2018 में 1 लाख से ज़्यादा डेंगू के केसेस थे, 2019 में 1.5 लाख से ज़्यादा बढ़कर निकल कर आए हैं। नाउ अब फिर से डेंगू के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं साल 2021 के अंदर भी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। आज के टाइम पर डेंगू को कंट्रोल करने के लिए हम लोग काफ़ी सारे मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। वोल्बाचिया बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारे मच्छर हैं एडिस इजिप्टी वाले जो कि डेंगू को फैला रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ अलग से मच्छर डाल दिए जाएंगे, लेकिन जो अलग से मच्छर डालेंगे उसके अंदर हम लोग वोल्बाचिया बैक्टीरिया को डाल देंगे और वो मच्छर क्या करेंगे, डेंगू वाले मच्छर को खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये काम किया गया, इंडोनेशिया के थ्रू वोल्बाचिया बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया था, ये आप ध्यान रख सकते हो। नाउ क्या हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो बिल्कुल है, डेंगू की वैक्सीन है, वो है जिसका एक तरीके से साइंटिफिक नेम है CYD TDV, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो कमर्शियल नेम है जिस नाम से बिकती है वो है डेंगवाक्सिया। इसको अप्रूव किया है यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने साल 2019 में, और ये पहली डेंगू की वैक्सीन है जिसको यहाँ पर यूएस की तरफ से एक अप्रूवल मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ना उसके बाद गाइस आता है यहाँ पर एक ये वाला आर्टिकल, फिलिस्तीनियन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडियन सपोर्ट को मांगा है एक तरीके से। अभी आपको मालूम होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की मीटिंग चली, क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत की गई है। उसी दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ जो फिलिस्तीनियन के लीडर हैं उन्होंने बातचीत करी है। फिलिस्तीन के साइड से थे मोहम्मद शताए और हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम आपको मालूम ही है। तो इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है और उन चीज़ों को देखते हुए जो फिलिस्तीनियन के लीडर हैं इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम लोग होप ये करते हैं, हम लोग आशा ये करते हैं कि जो इंडिया है वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली ये देखा है कि इंडिया का जो सपोर्ट है वो इजराइल की तरफ ज़्यादा झुक चुका है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को मैप में भी दिखा देता हूं। तो ये है हमारा महान भारत और इंडिया के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर इजराइल ये देखने को मिलेगा। अगर इजराइल के मैप को जूम करें तो कुछ इस प्रकार से आपको ये इजराइल नजर आएगा। क्वेश्चन यह है कि सर यहाँ पर फिलिस्तीन कहाँ पर है, तो इजराइल के अलावा ये जो आपको 2 टुकड़े अलग अलग नजर आ रहे हैं, ये वेस्ट बैंक वाला रीजन है और ये गाजा पट्टी वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पर जो है इस्लाम आपको देखने को मिलेगा। ये जो दोनों रीजन है यहीं पर फिलिस्तीनियन रहते हैं, इनकी डिमांड रहती है यहाँ पर अलग से फिलिस्तीन हो, ठीक है। और इंडिया इस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहा है, सपोर्ट कर रहा था एग्जैक्टली आप कह सकते हो। लेकिन आज के टाइम पर भारत का जो झुकाव है वो इजराइल की तरफ बहुत ज़्यादा हो चुका है। इजराइल के साथ भारत के जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप हो रहे हैं। हम लोग डिफेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। आपको मालूम होगा डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि इजराइल के साथ हमारे डिफेंस रिलेशन किस प्रकार के हैं। इजराइल से हमने बहुत सारे ड्रोन्स वगैरह को परचेज किया है, हम लोग ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम पर ये और ज़्यादा बढ़ता हुआ ही नज़र आने वाला है। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिलिस्तीन क्या चाहता है कि इंडिया जो है सपोर्ट करे फिलिस्तीन को भी, ठीक है, फिलिस्तीनियन को सपोर्ट करे, ऐसा यहाँ पर फिलिस्तीनियन के प्राइम मिनिस्टर की ये कॉल देखने को मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया का एक रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा है फिलिस्तीन का शुरू से ही, तो उसको बरकरार रखना चाहिए, ऐसा इनका स्टेटमेंट है। फिर इन्होंने बोला है
कि हम लोग यहाँ पर आगे देख रहे हैं कि इंडिया हमें सपोर्ट करेगा और इंडिया को जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को वो वाला रीजन दिखाया था, या फिर वेस्ट एशिया वाला रीजन है, वहाँ पर अच्छी तरीके से सपोर्ट करना है, इंडिया को अपना ज़्यादा रोल वहाँ पर दिखाना है, प्लस फिलिस्तीन को सपोर्ट करना है, ऐसा ये आशा रखते हैं। इनका कहना यह है, इनफैक्ट हम लोग अगर ज़्यादा सपोर्ट नहीं तो हम लोग यहाँ पर भारत के जो टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको अप्रिशिएट करेंगे। भारत आज के टाइम पर ऑलरेडी बहुत सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज के टाइम पर इनके अलावा पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए फिलिस्तीनियंस को, तो ये इनकी मांग है यहाँ पर। तो ये कुछ डिस्कशन हुआ है। उसके बाद कुछ बातें ऐसी बताई हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को लेकर कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने नफ्ताली बेनेट, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ भी बातचीत करी है, प्लस हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नफ्ताली बेनेट को विजिट पर बुलाया है कि वो भारत में आए, ठीक है, क्योंकि भारत में लगभग अभी आपको मालूम होगा 30th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे हम लोग इंडिया और इजराइल के डिफेंस रिलेशंस को लेकर। तो उसी को लेकर यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों के डिप्लोमेटिक टाइज को लेकर यहाँ पे हम लोग 30th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। उसी को देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नफ्ताली बेनेट को बुलाया है यहाँ पर, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक आइडिया रख सकते हो, ज़्यादा कुछ खास चीज़ें यहाँ पर है नहीं। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल और है, ये भी एक आइडिया रखने वाला है। पाकिस्तान ने एक एयर स्पेस को बंद कर दिया है। श्रीनगर से शारजहां फ्लाइट जाने वाला एक एयर स्पेस है, मान लो यहाँ पर ये पाकिस्तान हो गया ऊपर और इधर यूएई हो गया। जो ये यहाँ पर शारजहां जगह है वो यूएई के अंडर में है। इधर भारत हो गया इंडिया, और इंडिया ने यहाँ पर फ्लाइट चलाई थी श्रीनगर से यूएई के अंदर, तो यहाँ पर वो पाकिस्तान के एयर स्पेस से होकर जाती थी। नाउ पाकिस्तान ने मना कर दिया, अब आप लोग हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करोगे, तो एयर स्पेस को क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो आप कहोगे अब हम कैसे जाएंगे? सिंपल सा तरीका है, अब हमारा रास्ता थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हम लोग इस प्रकार से यूएई जाने वाले हैं, तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट रखा गया है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने इस एयर स्पेस को बंद किया, क्या ये नई बात है? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान ऐसा करता रहता है और इंडिया के पास इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। दिक्कत क्या है कि बस हम लोगों को आधे से 1 घंटा थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है यूएई पहुँचने में, बट यहाँ पर हमारे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। अब ये आपको ध्यान रखना एक चीज़ और, कि देखो पाकिस्तान पहले भी कर चुका है। साल 2009 के अंदर भी यहाँ पर साल 2009-10 के अंदर भी यहाँ पर इसने यही काम किया था। श्रीनगर से दुबई यहाँ पर फ्लाइट जाती थी, उसका एयर स्पेस बंद किया था। तो इसी प्रकार से मतलब ये काम है उनका देखने को मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आखिरकार इशू क्या है। जब आप पढ़ोगे तो वही सिंपल से शब्दों में मैंने आप लोगों को आर्टिकल को समझाया है। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल है जो ज़्यादा फोकस करने वाले नहीं है, वहाँ पर मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट बात बताकर हटा रहा हूँ, ठीक है। जो वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा डेफिनेटली मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 के अंदर एनवायरमेंट सेक्शन आता है। यहाँ पर बात की गई है क्वेक लिंक टू मास फिश किल इन अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक नदी है जिसका नाम है कामेंग रिवर। उस कामेंग रिवर में मतलब सौयों की कगार में बहुत सारी मछलियां मर गईं। अब वो जो मछलियां मरी हैं, मास फिश डेथ हुआ है, तो इसके पीछे का कारण पता लगाया जा रहा था क्या है। नाउ फाइनली अब यहाँ पर पता ये चला है, उसके पीछे का कारण है एक छोटा सा भूकंप। अब आपको ये छोटा सा भूकंप क्या मतलब, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो यहाँ पर एक छोटा सा भूकंप आया था, लगभग 3.4 मैग्नीट्यूड के आसपास का भूकंप था, और उस भूकंप की वजह से हो गया था लैंडस्लाइड। अब जब लैंडस्लाइड हुआ यानी कि जो चट्टानें हैं वो नीचे की साइड ढह गई, तो नीचे रिवर बह रही थी, चट्टानें नीचे की साइड ढह गई, और यहाँ पर बहुत सारे जो पत्थर कंकड़ ये सारी चीज़ें वो जाकर पानी में घुस गया। अब जब ये पानी में गया तो पानी तो पोल्यूट हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो ये पानी है उसका जो फ्लो है वो भी काफ़ी तेज़ी से रुक गया था, ठीक है। जो उसका पानी का फ्लो है वो कम हो गया, क्योंकि इसके अंदर ब्लॉकेज आ गया, रिवर के अंदर ब्लॉकेज आ गया, तो पानी का फ्लो जो है वो रुक गया। अब इससे क्या हुआ, तो इससे जो आगे जो पानी है वहाँ पर ज़्यादा पहुँचा नहीं, उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो मछलियाँ मारी गई हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है। लेकिन अब एग्जाम में एक चीज़ पूछी जा सकती है कामेंग रिवर के बारे में, तो ये कामेंग रिवर के बारे में 1-2 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिवर हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। वाटर रिसोर्स करके हमारा एक सब टॉपिक आता है सिलेबस के अंदर। कामेंग रिवर की बात करें तो कामेंग रिवर एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। और देखो यहाँ पर आयरनी यह है कि ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी के बारे में ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, और यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदी है, वो यहाँ पर कामेंग रिवर एक ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से निकलती है? तवांग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक तवांग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा विवाद रहता है इंडिया चाइना को लेकर, तो वहाँ से यहाँ पर ये ट्रिब्यूटरी निकलती है, एक तरीके से आप कह सकते हो ये नदी निकलती है ईस्टर्न हिमालय से, फिर उसके बाद एक बॉर्डर बनाती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, तो कामेंग डिस्ट्रिक्ट एक यहाँ पर ईस्टर्न साइड में है और एक
एक वेस्टर्न साइड में है और मान लो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये तवांग रीजन है, तवांग रीजन से ऐसे करके नदी निकल कर आ रही है और यहाँ पर ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड कर देती है। इन दोनों को बीच में से डिवाइड करने के बाद यहाँ से ये नदी निकल कर जाती है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। नाउ डायरेक्टली आएंगे पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यूएस ने यहां पर इजरायली मेकर ऑफ पेगासस स्पाईवेयर को ब्लैकलिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। मतलब इजराइल को ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला है, इजराइल के अंदर एक कंपनी बैठी हुई है जिसने पेगासस स्पाईवेयर को बनाया है। आपको मालूम होगा पेगासस स्पाईवेयर क्या होता है, काफी बार हमने डिस्कशन किया है। एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है या मालवेयर है, जिसको साइबर अटैक के लिए इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इन्होंने यहाँ पर इजराइल से इस सॉफ्टवेयर को परचेज किया है और अपने कंट्री के सिटीजन्स के ऊपर, ऑफिशियल मिनिस्टर्स के ऊपर इसका इस्तेमाल किया है। नाउ क्वेश्चन ये है कि पेगासस से होगा क्या, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको देखना यह है कि जो ये पेगासस है वो कुछ इस प्रकार का आपको ये यहाँ पर एनिमल देखने को मिलता है ना। वो यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है, ये अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति के फ़ोन में डाल दिया जाए तो उस व्यक्ति के फ़ोन से इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो यह है, किसी व्यक्ति के फ़ोन में यह पेगासस स्पाईवेयर को कैसे इंसर्ट किया जाएगा। इंसर्ट करने का बहुत आसान तरीका है, एसएमएस के माध्यम से कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से, आई मैसेज के माध्यम से, और भी बहुत सारे तरीके होंगे जो कि हमें अभी नहीं पता है। अब यहाँ पर चलो इसके फ़ोन में हमने ये पेगासस स्पाईवेयर को डाल दिया। अब यहाँ पर डालने के बाद उसके फ़ोन से क्या क्या डेटा ले सकते हैं हम लोग, तो उसके एसएमएस को पढ़ सकते हैं, उसके ईमेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, फोटोज़, वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स, रिकॉर्ड कॉल, व्हाट्सएप, कैलेंडर, एक्टिवेट कैमरा कर सकते हैं, जीपीएस डेटा को ट्रैक कर सकते हैं एंड देन एट द लास्ट उसके फ़ोन का माइक्रोफोन को एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर वो व्यक्ति कहीं बैठा है, कहीं मीटिंग में बैठा है, कहीं बातचीत कर रहा है, तो क्या बात कर रहा है उसको भी सुना जा सकता है। इतना खतरनाक यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में ध्यान रखना है। आज के टाइम पर ये जो पेगासस है वो जीरो क्लिक अटैक की तरफ बढ़ चुका है। नाउ क्वेश्चन ये है, जीरो क्लिक अटैक क्या है। जीरो क्लिक अटैक का मतलब यह है कि पहले तो यहाँ पर पेगासस स्पाईवेयर के अंदर होता यह था कि आपको एक लिंक भेजना होता था, अगर उस व्यक्ति ने उस लिंक पर क्लिक किया तभी उसके फ़ोन में वो इंस्टॉल हो पाता था, अदरवाइज नहीं हो पाता था। लेकिन आज के टाइम पर क्या है ना, जिसके फ़ोन में भी पेगासस स्पाईवेयर को डालना है उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब उसका मोबाइल नंबर है तो उसके फ़ोन में एक मिस कॉल जाएगी, मिस कॉल के माध्यम से पेगासस स्पाईवेयर उसके फ़ोन में चला जाएगा और जिस नंबर से मिस कॉल गई है वो नंबर भी डिलीट हो जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट पेगासस स्पाईवेयर का। तो अपने आप में है ना, है खतरनाक, सारे डेटा को निकाला जा सकता है। तो आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। इंडिया के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है, ऐसा ही बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं। अब यहाँ पर जैसे ही दुनिया में खबर फैली है, लगभग 2-3 महीने पहले से लगातार खबर चर्चा में है, तो यूएस ने नाउ फाइनली जिस कंपनी ने इस पेगासस स्पाईवेयर को बनाया है उसको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया है। नाउ क्वेश्चन ये है कंपनी का नाम क्या है, तो उसका नाम है एनएसओ ग्रुप। ठीक है, एनएसओ ग्रुप नाम है, इजरायली बेस्ड कंपनी है। इसको यहाँ पर अभी ब्लैक लिस्ट में डाला गया। इसके ऊपर अब रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लग चुके हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, इनके ऊपर कहीं ना कहीं निगरानी रखने के लिए सॉफ्टवेयर को बेच रहा है। ये आप लोग देख पाओगे, ये था यहाँ का कॉन्सेप्ट। नाउ अब यहाँ पर और भी कुछ आर्टिकल कुछ खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नाउ अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स पर, देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। आज के एडिटोरियल बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। 2-3 एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एडिटोरियल तो यह है, अभी हमने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने COP20 फिजिक्स के समिट में बातचीत करी है और एनवायरमेंट को लेकर डिस्कशन किया है, लेकिन यहाँ पर एक गलती ज़रूर हुई है। वो गलती यह है, कहीं पर भी साउथ एशिया की बात नहीं की गई। साउथ एशिया को भी इंक्लूड करना चाहिए था इसके अंदर। नाउ साउथ एशिया क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा। अगर साउथ एशिया को लेकर हम चलते तो हम अपने नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशन को काफ़ी अच्छे से डेवलप कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम पर जो भी ये मीटिंग हुई है वहाँ पर हमने साउथ एशिया के ऊपर फोकस नहीं रखा है। इस आर्टिकल के अंदर चर्चा की गई है। दोनों उसके बाद सेकंड एडिटोरियल बात करता है 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। कल 5G टेक्नोलॉजी आ जाए, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो सकती है। देन उसके बाद एक दिक्कत निकल कर आएगी, वो है डिजिटल डिवाइड की। तो डिजिटल डिवाइड एट द लास्ट एक दिक्कत रहने वाली है। तो आर्टिकल में कुछ खास ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कुछ अलग से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ देने की जो कि आप अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल में जीएसटी के बारे में बातचीत की गई है। जीएसटी का कलेक्शन अभी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला। उसके बाद एक लास्ट एडिटोरियल है ये वाला। यहाँ पर बहुत सारे फॉल्स क्रिमिनल केसेस देखने को मिलते हैं, उनको कैसे डील किया जा सकता है उसके बारे में इस आर्टिकल में समझाया गया है। और उसके बराबर में आर्टिकल आपको पेगासस स्पाईवेयर के बारे में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग पेगासस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडिटोरियल से। यहाँ पर एडिटोरियल लिखा हुआ है सुहासिनी हैदर के द्वारा।
अब इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हमने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं अभी हमने क्या करा, COP26 की मीटिंग को अटेंड किया। यहाँ पर सारी बात जो हुई है वो हुई है एनवायरमेंट को लेकर कि सारी कंट्रीज मिलकर एनवायरमेंट को संभालेंगी, नेट जीरो एमिशन करेंगी। भारत ने टारगेट रखा है कि हम लोग 2070 तक पोल्यूशन को कम से कम करने वाले हैं। ये सारी बातचीत की गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज़ को मिस कर दिया भारत ने, वो है साउथ एशिया रीजन। अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, अभी ट्विस्ट को बने रहने दो। मिस क्या क्या है उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा, ऑथर ने यहाँ पर बोला यह है कि भारत ने सभी मुद्दों पर बात किया है, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हो, इस पर डिस्कशन किया, चाहे वो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो उसके ऊपर डिस्कशन किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स हो उसके ऊपर बातचीत की है। मतलब कि ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर बोला गया था जो छोटी मोटी कंट्रीज है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, जो छोटी मोटी कंट्रीज है वहां पर उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी बातें भारत ने की थी, लेकिन यहां पर मिस किया साउथ एशियन रीजन। साउथ एशियन रीजन यहां पर एक ऐसा रीजन था जिसको यहां पर भारत ने इसको बात ही नहीं, इसकी मुद्दा ही नहीं उठाया क्लाइमेट चेंज की मीटिंग के अंदर। भारत को यहाँ पर ये ज़रूर उठाना चाहिए था अगर हम लोग को अपने नेबरिंग कंट्री से रिलेशंस को अच्छे रखने हैं तो। नाउ क्वेश्चन ये है कि साउथ एशिया रीजन क्या है आखिरकार, पहले हम लोग इसको समझते हैं, तब आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे आप ये मैप देख पा रहे होंगे, इस मैप में ये एशिया का जो साउथ एशियन पार्ट है वही है। इंडिया हो गया, श्रीलंका, देन उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारे साउथ एशियन नेशंस हैं। तो भारत ने बोला, मतलब ऑथर यहाँ पे ये बोल रही है एडिटोरियल में कि भारत ने यहाँ पर इन कंट्रीज को बातचीत नहीं करी है और इन कंट्रीज के पास पोटेंशियल इतना है, पावर इतनी है कि इन कंट्रीज के अंदर अगर अच्छा पैसा लगाया जाए, अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो ये कंट्रीज आगे ग्रो कर सकती हैं। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो भारत यहाँ पर इनके अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाता है, क्योंकि भारत को खुद आज के टाइम पर एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एट द लास्ट यहाँ पर एक कंट्रीज कहाँ चली जाती हैं, चाइना के पास। फिर चाइना के पास लेने के बाद चाइना के जाल में फंस जाती हैं, डेट ट्रैप पॉलिसी में फंस जाती हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर वो पैसा चुकाते चुकाते परेशान हो जाती हैं। एग्जाम्पल आप श्रीलंका का ले सकते हो, है ना। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यही सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पर बताई हैं इस आर्टिकल में, एक एक करके समझेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि एशिया के अंदर जो साउथ एशिया वाला रीजन है उसको भारत ने इंक्लूड नहीं किया, ये सबसे बड़ी गलती है। पहली चीज़ यहाँ पर क्या रीज़न हो सकता है, पहला चीज़ ये हो सकता है जो सार्क वाला ग्रुप है, जो सार्क का ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक सार्क का ग्रुप है, इसकी मीटिंग बहुत पहले हुई थी, 2014 में पहली मीटिंग हुई, 2014 में इसके समिट हुआ था। उसके बाद से अभी तक कोई समिट नहीं हुआ। 2014 में अफगानिस्तान के अंदर इसका एक समिट हुआ था, उसके बाद से अभी तक कोई भी समिट नहीं हुआ है, मतलब कि कोई भी प्रॉपर समिट नहीं हुआ है। पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारत ने क्या कह दिया, भारत ने कह दिया था कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को ख़त्म नहीं करेगा तब तक यहाँ पर हम लोग कोई भी ऐसी मीटिंग अटेंड नहीं करने वाले हैं। तो इसकी वजह से कोई भी प्रॉपर मीटिंग हो नहीं पाई। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का एक बहुत बड़ा टेक ओवर हुआ, आपको मालूम होगा। देन उसके बाद एक और ग्रुप है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का, यहाँ पर भी भारत फोकस सही से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि आज के टाइम पर फेल मार गए हैं। एक तो ग्रुप मैंने सार्क के बारे में बताया, दूसरा बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल के बारे में आपको ये देखने को मिलेगा। तीसरा ग्रुप यहाँ पर है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहाँ पर जी जो कंट्रीज़ हैं वो भी सही से यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप्स हैं फेल मार गए, इनकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो भारत ने ज़्यादातर साउथ एशियन रीजन के ऊपर फोकस नहीं रखा है। लेकिन आपको दिखाना यह है, आपको बताना यह है कि साउथ एशिया वाला रीजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगा, साउथ एशियन वाले रीजन के अंदर ही आपको बहुत सारे हिमालयाज वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं। हिमालयाज यहाँ पर हैं साउथ एशियन रीजन के अंदर। होगा क्या, जब गर्मी बढ़ेगी, जब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, जो हिमालयाज है, जो ग्लेशियर्स है वो भी पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलेंगे और क्या होगा, फिर उसका नदियों के थ्रू पानी सब बहेगा, नदियों के थ्रू पानी बहेगा, कहाँ पर आएगा, एट द लास्ट सब का सब ओशन में गिरेगा। अब ओशन में गिरेगा, इससे क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल राइज होगा। सी लेवल राइज होने के बाद इन सारे एरियाज़ को, जो भी कोस्टल एरियाज़ हैं, इन सब की बहुत बुरी हालत होने वाली है। कोस्टल एरियाज़ डूब जाएंगे। ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा साउथ एशिया वाले रीजन को है। सबसे बड़ा जो वल्नरेबल सेक्शन है वो साउथ एशिया वाला रीजन है क्लाइमेट चेंज को लेकर, ये यहाँ पर बताया गया है। एक रिपोर्ट आती है, कौन सी, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स करके, उसने बताया भारत और अफगानिस्तान
टॉप 10 कंट्रीज में आता है दुनिया भर में जहां पर क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा खतरा है। तब भी भारत ने साउथ एशिया वाले रीजन को लेकर बातचीत नहीं की गई है, ऐसा यहां पर ऑथर मेंशन कर रही हैं। इनफैक्ट ऑथर का कहना यह है कि एक साल में लगभग आप कह सकते हो, मतलब अगर हम एक साल में नहीं बात करें तो पहले कुछ टाइम में अगर हम बात करें, जो साइक्लोन्स होते हैं, जो चक्रवात होते हैं, लगभग 23 साइक्लोन्स में से 20 साइक्लोन कौन से वाले रीजन में आए हैं? बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। मतलब कौन सा वाला रीजन, मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। तो ये वाला रीजन, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, यहां पर सबसे ज्यादा साइक्लोन्स देखने को मिले हैं। यहां नहीं तो यहां पर भी बहुत सारे साइक्लोन्स आए। तो सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो इसी एरिया को है, और इसी एरिया को हमने एब्सेंट कर दिया इस COP26 की मीटिंग में, ये यहां पर ऑथर का कहना है। उसके बाद आज के टाइम पर बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, और भी बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं। लेकिन होता क्या है, ये जो छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं, जो भी मतलब हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है साउथ एशिया के अंदर, इंडिया को छोड़कर, ये सही से यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाती हैं। इन लोगों को प्रॉपरली लोन वगैरह नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर ये कंट्री फिर चाइना के पास जाती हैं, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर ऑथर ने एक और चीज़ मेंशन करी है, वो ये है कि जैसे जैसे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन बेकार है, मतलब कि ये कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इससे 2050 तक लगभग 63 मिलियन क्लाइमेट माइग्रेंट्स निकल कर आएंगे, मतलब ऐसे लोग निकल कर आएंगे जो कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से इधर उधर भाग रहे होंगे। तो मतलब अपने आप से समझ सकते हो कि 2050 तक कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट होने वाला है अगर हमने इस वाले रीजन पर फोकस नहीं किया तो। और इस वाले रीजन के पास अपने आप में खुद में पोटेंशियल है, खुद में पावर है कि यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए। यहाँ पर बोला गया ऑथर के थ्रू लगभग 3.4 ट्रिलियन का अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स निकल कर सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग आने वाले टाइम पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हुए चलेंगे, ग्रीन ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम करेंगे, कनेक्टिविटी के ऊपर काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता भी जाएगा, प्लस उसके बाद ये जो एरिया है वो अपने आप में डेवलप होता हुआ चला जाएगा। और इस एरिया के पास पूरी पूरी अपॉर्चुनिटीज़ है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इनको डेवलप्ड एरिया बनाना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि सर पैसा कहाँ से आएगा, कि इंडिया के पास तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इंडिया यहाँ पर सब पैसा यहाँ पर इतना कुछ लगा सके इन कंट्रीज़ के अंदर। इंडिया इन्वेस्टमेंट करता भी है तो कम ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिया अपने ऊपर खुद इन्वेस्ट कर रहा है आज के टाइम पर, और ज़रूरत भी हम लोगों को। देन उसके बाद यहाँ पर बचता कौन है? चाइना। चाइना एक ऐसी कंट्री निकल कर आता है जहाँ पर फिर सारी कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ बचती हैं जो कि चाइना के पास जाती हैं लोन लेने के लिए। अब लोन तो लेती हैं वहाँ से, और लोन लेने के बाद उसके जो ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उसके अंदर फंस जाती हैं। ये क्या करता है, चाइना लोन देने के बाद उन कंट्रीज़ को वहीं फांस देता है, फिर उनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता रहता है, वहाँ की चीज़ों को परचेज करना चालू कर देता है, जैसा हमने श्रीलंका के अंदर देखा। तो ये यहाँ पर चीज़ें बचकर निकल कर आती हैं। तो भारत को यहाँ पर कोशिश करनी है कि अगर खुद नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं हम लोग, तो फिर हम लोग को इन साउथ एशियन ग्रुप को ले जाकर हमें COP26 के अंदर बातचीत करनी चाहिए थी। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनका तो इन्वेस्टमेंट हम लोग लेकर आ सकते थे इन कंट्रीज़ के अंदर। ये यहाँ पर फोकस रखा गया क्योंकि भारत यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीजन एक तरीके से कैप्चर करता है इस पूरे एरिया के अंदर। मतलब भारत एक बहुत बड़ी कंट्री आपको देखने को मिलेगा साउथ एशिया के अंदर, तो भारत को इतना करना चाहिए। ये यहाँ पर इनका एक स्टेप उठाया, ये यहाँ पर इनका स्टेटमेंट है ऑथर का। ये आप लोग देख पाओगे, इन्होंने एडिटोरियल में ये सारी चीज़ें मेंशन करी हैं। एट द लास्ट इनका कहना यह है कि देखो वैक्सीन के मामले में भारत ने बहुत सारी वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया, बहुत सारी कंट्रीज़ को वैक्सीन पहुंचाई, भूटान को हम लोगों ने वैक्सीन दी, लेकिन एट द लास्ट हम लोगों को वैक्सीन का एक्सपोर्ट रोकना पड़ा क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर सिचुएशन बिगड़ चुकी थी, सेकंड वेव आया, लोगों की जान जा रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी थी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक तरीके से वैक्सीन के एक्सपोर्ट को रोका। अब इससे क्या हुआ, जो भूटान जैसी कंट्री है वो सब चाइना की तरफ शिफ्ट हो गए, बहुत सारी कंट्रीज चाइना की तरफ शिफ्ट हो गई, यूएसए की तरफ शिफ्ट हो गई। तो इसी प्रकार से और भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इंडिया को अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, अपना नहीं तो इस पूरे ग्रुप को इंटरनेशनल लेवल पर घसीटना पड़ेगा और इंटरनेशनल लेवल पर इन्वेस्टमेंट करवाना पड़ेगा इस पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर। यह आपको ध्यान देना है। उसके बाद तो यही चीज़ यहाँ पर मेंशन करी है। तो न्यू दिल्ली यहाँ पर ये काम कर सकता है, जो बाकी सारे ग्रुप्स है जहाँ पर हमारी कैपेबिलिटी है, जहाँ पर हम लोग ये काम कर सकते हैं, तो उस एरिया में तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली करना चाहिए हम लोग को, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन पड़ता है, यहाँ पर धूप अच्छी आती है, हवा बहुत अच्छी चलती है, हम लोग यहाँ पर और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है रिकवरी टूल किट के बारे में। इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग एक और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा गया है ऑथर के थ्रू, यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने बोला है फॉल्स क्रिमिनल केसेस के बारे में। देखो बहुत सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, अब जो क्रिमिनल केसेस होते हैं लेकिन इसमें से बहुत सारे फॉल्स केसेस होते हैं जो कि गलत तरीके से लगा दिए जाते हैं, गलत तरीके से नाम डाल दिया गया किसी के ऊपर।
तो फॉल्स केसेस भी बहुत सारे होते हैं, तो फॉल्स केसेस को टैकल करना, फॉल्स केसेस को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर। यहाँ पर बोला गया जो सेक्शन 498 है उसके बारे में चर्चा की गई है। सेक्शन 498 कहीं ना कहीं क्रुएल्टी को टैकल करता है, निर्दयता को टैकल करता है, ठीक है। इसका केस लगाया जा सकता है, सेक्शन 498 का केस लगाया जा सकता है, या फिर सेक्शन 304B का केस लगता है, जिसको डोरी डेथ का केस हैंडल करता है ये सेक्शन। मतलब कि कोई दहेज के मामले में यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है तो वो एक तरीके से सेक्शन 304 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक केस होता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट का। तो मतलब यहाँ पे बोला गया है ऑथर के थ्रू कि ये जो तीनों एक्ट हैं, ये दो आपको तीनों सेक्शंस देखने को मिल रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है बहुत तेज़ी से, और इनका इस्तेमाल गलत बहुत ज़्यादा हुआ है, ऐसा एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं बताया है। इनफैक्ट मतलब बहुत सारे लोगों को इस केस के अंदर दर्ज तो किया गया, लेकिन जब मामले आया कि हाँ भाई इनके ऊपर ये चीज़ें बिल्कुल साबित होती है, जब एविडेंस का मामला आया तो यहाँ पर वो लोग निर्दोष साबित हुए हैं। तो ये आप देख पाओगे फॉल्स केसेस बहुत सारे देखने को मिले हैं, कौन से सेक्शन 498, सेक्शन 304B और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अकॉर्डिंग। तो आप समझ गए होंगे, मान लो किसी के प्रति निर्दयता दिखाई गई तो वो इस सेक्शन का इस्तेमाल करेगा, कहीं डोरी डेथ हुई तो इस सेक्शन का इस्तेमाल होगा। लेकिन मान लो होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मान लो एक व्यक्ति यह है, ठीक है, ये है एससी कैटेगरी का, और एक व्यक्ति यह है ये जनरल कैटेगरी का है। इन दोनों में लड़ाई हो गई, काफ़ी यहाँ पर मारा पीटी हो गई खूब ज़्यादा। अब ये केस पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को अभी कुछ नहीं मालूम है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या करेगा, एक एस्टिमेशन देगा, एक अंदाज़ा लगाएगा, ये कहेगा कि हाँ ये मामला किस वजह से है, ये इस वजह से है कि ये ऊंची जाति का है, ये जनरल कैटेगरी का है और इसने यहाँ पर लोअर कास्ट कम्युनिटी को मारा है, ठीक है। क्या करेगा, वो इस कास्ट से रिलेट कर देगा, और ये सुप्रीम कोर्ट करता है और करता रहेगा, आज के टाइम पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये मामला थोड़ा सा गलत है, तो इसको लेकर यहाँ पर थोड़ा सा काम करना होगा हम लोग को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉल्स केसेस भी होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ये एक नॉन बॉलेबल ऑफेंस है, मान लो किसी ने ऐसा काम किया भी है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है और उसको बेल भी नहीं मिलेगी, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है इस एक्ट के अंदर। तो ये आप समझ सकते हो कि इन एक्ट का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है आज के टाइम पर, इसको रोकना होगा। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, यहाँ पर लास्ट में इन्होंने एक डेटा शो किया है, ऑथर साहब ने यहाँ पर डेटा दिया है एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, और यहाँ पर एक रिपोर्ट है क्राइम इन इंडिया 2020। इसने बताया है कि जो सेक्शन 498A के अंदर जो 5% केसेस है वो फॉल्स निकल कर आए, मतलब 5% केसेस ऐसे थे जो कि यहाँ पर फॉल्स थे, गलत केसेस थे, झूठा इल्जाम लगाया गया था लोगों के ऊपर। उसी प्रकार से SC ST एक्ट के अंदर लगभग 12% केसेस निकल कर आए, और आप अगर नंबर वाइज देखोगे ना तो लगभग 17,765 केसेस को रजिस्टर किया गया था सेक्शन 498A के अंदर में। लेकिन जब लास्ट में कन्विक्शन की बारी आई कि हाँ भाई कौन निर्दोष है कौन दोषी है, तो सिर्फ और सिर्फ आप देख पाओगे 3,425 लोग ही यहाँ पर दोषी साबित हुए, बाकी सारे निर्दोष थे, बाकी सबके ऊपर ये फॉल्स केसेस लगे हैं। मतलब फॉल्स केस का मामला आज के टाइम पर काफ़ी बढ़ चुका है। उसी प्रकार से जो ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला एक्ट है, इसके अंदर भी ये फॉल्स केसेस वाला जो ये कॉन्सेप्ट है काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये चीज़ें मेंशन करी हैं ऑथर साहब ने। यहाँ पर ये जो RK विज, ये ऑथर का नाम है, एक सीनियर IPS ऑफिसर है ये चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें मेंशन करी इन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ केसेस के बारे में बताया है, जैसे कि मिसयूज़ हुआ है, जैसे सेक्शन 498 का मिसयूज़ हुआ है, तो इस मिसयूज़ को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस देखा था, इसके ऊपर एक केस हुआ था राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का एक केस हुआ था। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी कर दी थी कि मान लो जो सेक्शन 498 के अंदर यहाँ पर कोई भी मतलब केस आता है, मान लो किसी ने बोला है कि हाँ इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर निर्दयता दिखाई है, क्रुएल्टी दिखाई है, सेक्शन 498 के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो ऐसी तुरंत इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई। ये कमेटी क्या करेगी, पहले जांच पड़ताल करेगी कि वाकई में हुआ है ये कुछ यहाँ पे या नहीं हुआ है, कहीं ये फॉल्स केस तो नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में अपना ये बताया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद इसी को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सारी पावर्स लेजिस्लेटिव के पास है, पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट जो है इसके रिगार्डिंग इसका रिगार्डिंग लॉज बनाएगी। और ये जो बदलाव है ये दूसरे केस में कर दिया गया था। दूसरा केस था सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो दूसरे केस में यहाँ पर ये सारी चीज़ बदल दी गई थी, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले एक्ट की, जो कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया था, यहाँ पर भी एक प्रकार का केस हुआ था सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2018 में एक केस हुआ था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने और भी चीज़ें मेंशन करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई पहले आपको एक अप्रूवल अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको तुरंत यहाँ पर एकदम ऐसे काम नहीं करना है, आपको एक अथॉरिटी की ज़रूरत होनी चाहिए। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक अप्रूवल अथॉरिटी होगी जो कि पूरी तरह से केस को अप्रूव करेगी और देखेगी कहीं केस कोई फॉल्स तो नहीं है, एक इंक्वायरी बैठाई
कराई जाएगी, इंक्वायरी के बाद ही यहाँ पर लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, ताकि जब आपके पास ठोस सबूत हो, ऐसा ना हो कि सबूत ना हो और उसको अरेस्ट कर लिया जाए। क्योंकि होता क्या है, फॉल्स केसेस के मामले में किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद क्या है, 4-5 साल वो जेल में है और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है कि वो निर्दोष है। उसका करियर तो बर्बाद हुआ, उसका जीवन बर्बाद हुआ। और इनफैक्ट वो अगर सोसाइटी में जाएगा, उसके घर वाले क्या बोलेंगे, उसके आसपास वाले, घर वाले नहीं बोलेंगे, घर वालों को पता होगा, लेकिन आसपास वाले क्या बोलेंगे, भाई इसने क्राइम ही किया होगा तभी इतने साल रुक कर आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए इसके अंदर, या एक तरीके से फॉल्स केसेस को आगे ना बढ़ाया जाए, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काम किया भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर ऑथर इस चीज़ को मेंशन करते हैं। उसके बाद 2019 में इसी प्रकार का केस हुआ था, एक तरीके से कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र करके एक केस हुआ था, जहां पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने और भी चीज़ें मेंशन करी थी कि फॉल्स रिपोर्ट को देखा जाएगा। और उसके बाद बोला सुप्रीम कोर्ट ने जो फॉल्स रिपोर्ट है, ठीक है, वो जो फॉल्स रिपोर्ट है ये एक तरीके से हो रही है इज़ ड्यू टू ह्यूमन फेलिंग, मानव की फेलिंग की वजह से यहाँ पर ये फॉल्स रिपोर्ट निकल कर आ रही है, ना कि कास्ट फैक्टर है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया ना, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इस एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। तो यहाँ पर बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई यहाँ पर ये ह्यूमन फेलिंग है, लोग ही यहाँ पर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कास्ट फैक्टर नहीं है, यहाँ पर मेंशन किया था। उसके बाद आप देख सकते हो इसी प्रकार के और ही बहुत सारे गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी कि यहाँ पर मान लो किसी को जो मतलब कि एफआईआर करवाई, किसी ने एफआईआर करवाई है तो उस एफआईआर के ऊपर पहले इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, एफआईआर करवा दी गई है, पहले यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है और ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारी सिचुएशन बेकार हो जाती थी, किसी निर्दोष को गिरफ्तार कर लिया जाता था ना। अब यहाँ पर पहले एफआईआर होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बोला था। उसके बाद किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, आपको मालूम होगा। तो उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास जब प्रस्तुत करेंगे तो मजिस्ट्रेट को भी क्या करना चाहिए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उसके बाद पूरी रिपोर्ट देखनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जो पुलिस है, पुलिस क्या करती है, एफआईआर करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, देन उसके बाद काफ़ी लंबा समय लग जाता है, देन उसके बाद केस आगे बढ़ता है, फिर 4-5 साल बाद वो उस व्यक्ति का मतलब बुरा हाल हो जाता है। तो वो काम खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पुलिस है उसको यहाँ पर तुरंत ही सब कुछ निपटाना पड़ेगा, तुरंत ही यहाँ पर एविडेंस को निकालना पड़ेगा, ये यहाँ पर फोकस रखा गया है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो इसके अंदर यहाँ पर अमेंडमेंट की ज़रूरत है, कुछ कहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है, ये आप इसको एक बार में फोकस रख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया है। होता क्या है यहाँ पर, देखो एट द लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में यहाँ पर ये बोला गया है कि मान लो किसी ने कंप्लेंट दर्ज कराई, मान लो यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी इस व्यक्ति के ऊपर, तो ये तो गिरफ्तार हो गया, और वो कंप्लेंट थी फॉल्स, वो गलत इल्ज़ाम लगाए गए थे इसके ऊपर, ये तो गिरफ्तार हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, इसके ऊपर भी मतलब चार्जेस लगेंगे डेफिनेटली, जब पता चला लास्ट में कि हाँ भाई ये गलत इल्ज़ाम थे, गलत लांछन लगा रखे हैं, तो इसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, इसके ऊपर भी बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, एट द लास्ट इसको छोड़ दिया जाता है, इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हालांकि कंपनसेशन तो इस वाले व्यक्ति को ही मिलेगा जिसके ऊपर गलत इल्जाम लगे हैं, इसको भी कंपनसेशन वगैरह सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन करियर तो इसका खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा वाला व्यक्ति है जो कि गलत इल्जाम लगाता है, तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसके लिए ज़्यादा कार्रवाई है नहीं। क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग सेक्शंस के अंदर बताया गया है कि मान लो यहाँ पर उसको प्रस्तुत किया गया, आगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी ले जाया जाता है, वहाँ पर वो एक तरीके से अपने जजेस से मिल लेता है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, वहीं पर उसको छोड़ दिया जाता है, वहीं पर उसको रद्द कर दिया जाता है। पूछा जाता है उससे कि आपने ये फॉल्स केस क्यों किया है, वो बता देता है, वहीं पर केस रद्द कर दो। तो वो तो बच जाता है इंसान जिसने यहाँ पर फॉल्स केस लगाया है, गलत इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है ना, वो कहीं ना कहीं फंस जाता है इंसान, और उसको एक कंपनसेशन देकर आप नहीं छोड़ सकते हो। उसका कंपनसेशन दिया, लेकिन उसका करियर कैसा बर्बाद हुआ है उसके ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है ये फॉल्स क्रिमिनल केसेस का कॉन्सेप्ट क्या है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है रिकवरी टूल किट के बारे में। आज के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कलेक्शन है वो अक्टूबर के महीने में हम लोग के पास जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर बताया कि 1.3 लाख करोड़ रुपीस के पार जा चुका है। मतलब अभी तक का ये दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन हुआ है जब से जीएसटी को लॉन्च किया गया। जीएसटी कब लॉन्च हुई थी, 2017 में 1 जुलाई में, है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जब हमने लॉन्च किया था उसके बाद एक बार इतना कलेक्शन हुआ है, उसके बाद से दोबारा कलेक्शन जो हुआ है वो अब यहाँ पर हमारे पास नया डेटा बताता है। अक्टूबर के महीने का डेटा है कि लगभग यहाँ पर 1.3 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे ये एक तरीके से कलेक्शन हुआ है, टैक्स हमारे पास आया है। इससे पता चलता है हमारी इकॉनमी थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन इकॉनमी के ऊपर अभी भी हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑथर बोलती हैं इकॉनमी जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी है वो अभी भी फ्रेगाइल है, अभी भी काफ़ी यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव हमें करने पड़ेंगे, अभी भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। सबसे मेन काम करना पड़ेगा, टैक्स पॉलिसी के अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। और टैक्स पॉलिसी क्या होगी मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये 2017 में लगाई थी, आपको मालूम होगा, ठीक है। ये एक तरीके से यहाँ पर ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है।
और यहाँ पर टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आपको मालूम होगा डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स हो गया जो डायरेक्टली हम लोग पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई पे करता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। आपको मालूम होगा प्रोग्रेसिव टैक्स काफ़ी बार मैंने पढ़ा है। इसका मतलब होता है क्या कि ये अमीरों से ज़्यादा लिया जाएगा, गरीबों से कम लिया जाएगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है एक रेग्रेसिव टैक्स होता है। इसका मतलब सब लोगों को इक्वली टैक्स पे करना होगा। कुछ भी सामान खरीदो आप लोग, चाहे बिस्किट खरीदो, चाहे चिप्स खरीदो, कुछ भी खरीदो, सब पे टैक्स लग रहा है। चाहे वो रिक्शे वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कोई ना कोई अमीर हो, सब यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर टैक्स पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा कौन सा है, तो अच्छा डायरेक्ट टैक्स देखने को मिलता है। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज है जो कि डायरेक्ट टैक्स को इंप्लीमेंट करती हैं अपने ऊपर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट टैक्स को इंप्लीमेंट करती हैं, डायरेक्ट टैक्स से यहाँ पर काफ़ी कुछ फायदा मिलता है ऐसा बताया जाता है। तो टैक्स के अंदर आपको ये थोड़े बहुत बदलाव करने होंगे, ये यहाँ पर ऑथर बोल रही हैं। आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट एडिटोरियल है आज का। लास्ट एडिटोरियल में कुछ चीज़ें मेंशन करी गई हैं कि इंडिया जो है 5G टेक्नोलॉजी की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या आने वाली है, दिक्कत आएगी एक डिजिटल डिवाइड। इस आर्टिकल में कुछ खास चीज़ें नहीं है, लेकिन जो कुछ खास चीज़ें हैं वो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। यहाँ पर नीचे की साइड आप लोग को दिख रहा होगा। आखिरकार डिजिटल डिवाइड क्या है, बस हम लोग को यही सीखना है और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। डिजिटल डिवाइड का मतलब है गैप होना एक, और वो गैप किसके बीच में होना, दो पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में। यहाँ पर एक अमीर व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है, दोनों के पास, एक के पास जिसके पास पैसा है वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है, मोबाइल फ़ोन ले सकता है। लेकिन जो गरीब है वो मोबाइल फ़ोन ले सकता है क्या? चलो मोबाइल फ़ोन ले लिया, लेकिन जो उस एरिया में वो रह रहा है वहाँ पर अच्छे नेटवर्क आ रहे हैं क्या? नहीं ना। तो ये क्या है, एक डिजिटल डिवाइड हम लोग को ये देखने को मिलता है जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी बढ़ चुका है। इनफैक्ट कोरोना वायरस से पहले भी था, लेकिन कोरोना वायरस के बाद और ज़्यादा बढ़ चुका है। ये खासकर दो एरियाज़ में देखने को मिलता है, एक अर्बन पॉपुलेशन, एक रूरल पॉपुलेशन। अर्बन वाले जो शहर वाले लोग हैं उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कहीं ना कहीं वो अर्न कर रहे हैं, प्लस चीज़ों की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने बच्चों को भी। लेकिन जो दूसरी तरफ गांव वाले एरियाज़ वाले लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे हैं और प्लस चीज़ों को अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो एक डिजिटल डिवाइड काफ़ी बड़ा फैक्टर है ये। पैंडेमिक से पहले भी था और आज के टाइम पर भी ये डिजिटल डिवाइड पैंडेमिक के बाद थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हेंस हो चुका है, बढ़ चुका है। पैंडेमिक के बाद क्या हुआ है, जो हाई इनकम फैमिलीज़ है उन्होंने अपने डिजिटल डिवाइस को एक तरीके से अफोर्ड किया। यहाँ पे बच्चों के लिए यहाँ पर उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स खरीदे भी और एक तरीके से सपोर्ट भी किया, लैपटॉप्स तक खरीदे, वाईफाई लगवाया, सब कुछ किया। लेकिन क्या यहाँ पर एक गरीब घर का व्यक्ति कर पाएगा? उन्होंने तो सिर्फ एक ही काम किया, बच्चे का एडमिशन कटवाया, एडमिशन कटवाने के बाद उसको एक तरीके से चाइल्ड लेबर कैटेगरी में डाल दिया, या फिर अपनी जो लड़की है तो उसकी शादी कर दी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली हैं इस पूरे के पूरे लॉकडाउन के अंदर या लॉकडाउन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया अगर मान लो कोई व्यक्ति अफोर्ड कर भी पा रहा है तो अफोर्ड करने के बाद उसको बहुत सारे नेटवर्क इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जो कि लोअर कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे केसेस तो ऐसे देखने को मिले जहाँ पर टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है, टीचर्स यहाँ पर सही से नहीं पढ़ा पाए। यहाँ पर मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस आर्टिकल में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को लेकर बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जबकि हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, सभी लोगों के पास राइट टू एजुकेशन का एक तरीके से पूरा का पूरा हक आपको देखने को मिलेगा। ओरिजिनली बात करें तो जो पार्ट 4 है हमारे भारतीय संविधान का, ठीक है, यहाँ पे बोला गया जो आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F DPSP का, वो यहाँ पर एक प्रोविजन देता है कि हम लोग के पास इक्विटेबल एजुकेशन का मतलब राइट है कि हम लोग एक तरीके से एजुकेशन को ले सकते हैं, हमारे पास पूरा पूरा हक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, बदलाव हुआ था 2002 के अंदर, उसने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन का, तो हम लोगों के पास सबको पढ़ने का अधिकार है। लेकिन क्या है, डिजिटल डिवाइड की वजह से ये सब कुछ बेकार हुआ है कोरोना के बाद, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। प्लस भारत आज के टाइम पर और ही बहुत सारे इनिशिएटिव चलाता है इस डिजिटल डिवाइड को खत्म करने के लिए। कौन से इनिशिएटिव है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है, PM ई विद्या है, स्वयं प्रभा TV चैनल, ये मतलब बहुत सारे हमारे पास और भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटल डिवाइड को खत्म करते हैं, खासकर एजुकेशन के मामले में। मैंने इस आर्टिकल से हटके ही पढ़ा है एजुकेशन के मामले में, तो आपको ध्यान रखना है डिजिटल डिवाइड का कॉन्सेप्ट आपको एजुकेशन के मामले में पता होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स लगातार पब्लिश होते रहें। तो गाइज़ यहाँ पर ये था पूरा का पूरा ओवरऑल एनालिसिस। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। ये कल का हमारा न्यूज़पेपर था और हम लोग को इसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नाउ अब यहाँ पर आप लोग इसको कवर कर सकते हो। न्यूज़पेपर अपलोड हो चुका है, जो डेली करंट अफेयर वाला वीडियो है उसको मैं अपलोड कर दूंगा। सारे जो भी करंट अफेयर होंगे वो आगे आपको इंक्लूड होते रहेंगे, तो इसके बारे में ध्यान रखना। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।